हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं बीकॉम के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर फर्स्ट के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। पहली चीज़, ये वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितनी भी आपकी जो यूनिट्स है ना, 4 यूनिट्स है, सारे टॉपिक्स कवर हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के भी कवर हैं। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पढ़ने से पास हो जाओगे, आराम से अच्छे से पढ़ के जाना, पास क्या टॉप मार के आओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से ही वीडियो से पढ़ो, आपको टॉपिक समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर 5 टॉपिक्स पढ़ाऊँ, 5 पॉइंट्स पढ़ाऊँगा ना, वहाँ जाके आप 10 पॉइंट भी लिख सकते हो बना के, अगर आपको समझ में आ जाए तो, ठीक है। अच्छे से समझना, 1 घंटा आराम से एक तरफ बैठ जाओ, ध्यान से फोकस के साथ इसे पढ़ो, पूरी वीडियो देखो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना जब आपका पेपर हो जाए तो कैसा गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर वे ऑफ अरेंजिंग पीपल, रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज। मतलब कि एक लोगों को, रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज को आपस में अरेंज करना, ताकि इट इज़ फॉर्म टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जब कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई सर्विस देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ठीक है। आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई टॉफ़ी बनानी है, तो टॉफ़ी बनाने के लिए आपने लोग बुलाए, रिसोर्स लिया, टॉफ़ी बनाने के लिए चीनी, जो भी सब लिया, और जो भी प्रोसेस होता है इन सबको अरेंज करा, इसको बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, अर्न प्रॉफिट और सेटिस्फाई कस्टमर नीड। भाई लोगों की जो ज़रूरत है उनको सेटिस्फाई करना, उन कस्टमर्स को खुश करना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये होती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इट डिफाइंस हु डज व्हाट इन अ बिजनेस, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप, मतलब जब लोग कंपनी बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, एक तरीके से बिजनेस करना, ठीक है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका काम या तो गुड्स बनाना या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होती हैं, जैसे कि ई कॉमर्स सर्विस, आपके घर तक वो सामान कैसे पहुंचेगा, ये सर्विस प्रोवाइड कर देना, या फिर कोई टॉफ़ी बना देना, या कुछ भी सामान बनाना, या फिर सर्विस प्रोवाइड करना, ये होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सोल प्रोप्राइटरी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, सारा काम जो होता है ना वो ऑर्गेनाइज वे में होता है, प्लानिंग वे में होता है। अब किसी ने बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, भाई वो लॉस करने के लिए थोड़ा ना बनाएगा, उसका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसके अंदर प्रोडक्शन होती है, बाइंग सेलिंग होती है। मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सामान को बनाते हो, उसको बेचते हो, खरीदते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है, रेगुलर ट्रांजैक्शंस होती हैं भाई, बड़े बड़े 1-1 2-2 करोड़ की, 5-5 लाख की, 10-10 लाख की, 20-20 लाख की रोज डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं इनमें। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कोई किसी कंपनी, जब कोई कंपनी बनाता है, कोई बिजनेस बनाता है, भाई उसमें रिस्क भी तो रहता है कि भाई वो हो सकता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट आए ना आए, कोई गारंटी नहीं होती। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। यूज ऑफ रिसोर्सेज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज का यूज करा जाता है, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, पैसा हो गया, पैसे का इस्तेमाल करा जाता है। भाई पैसे से आप सामान खरीदते हो, फिर उस सामान को यूज करके कुछ कुछ प्रोडक्ट बना के देते हो, बेचते हो, ठीक है। ये सब कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब इनका जो फोकस होता है ना बिजनेस का, वो क्या फोकस होता है, भाई कोई बिजनेस क्यों करता है, ताकि कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके जो नेक्स्ट पेपर हैं आपको किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, भाई देखो, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है इसमें। भाई कोई कंपनी होती है, वहाँ पर जो सारा काम होता है वो अलग अलग लोगों को दिया जाता है कि भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तो डिवीजन ऑफ वर्क अच्छा होता है, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ती है। एक आदमी को 50 काम ना दे के उसको सिर्फ 2 काम दिए जाएंगे, फिर किसी और को दिए जाएंगे, सो ये होता है। बिजनेस में बेटर मैनेजमेंट होता है, लोग अच्छे से मैनेज करते हैं, अच्छे से चीज़ें मैनेज करी जाती हैं। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, भाई जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल हो गया, कुछ भी जो भी प्लांट मशीनरी, इन सब का अच्छे से इस्तेमाल करा जाता है। ये नहीं कि एक मशीनरी लेके आए, वो एक तरफ पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। ऐसा मैनेजमेंट करा जाता है, सब चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल हो, वेस्टेज ना हो, ठीक है। बिजनेस का काम क्या होता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना। भाई ग्रोथ, फ्यूचर में ग्रोथ होना, कि भाई बिजनेस बड़ा हो, उसको एक्सपेंड करना। कोऑर्डिनेशन होता है, हर एक डिपार्टमेंट में सब आपस में मिलके काम करते हैं। ऊपर से इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, भाई ये जॉब एम्प्लॉयमेंट देता है। कल को कोई एक कंपनी आई, उसमें 20 लोग चाहिए, तो 20 लोगों को जॉब मिलेगी नहीं, ठीक है। ये होता है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट भाई देश की इनकम भी तो जनरेट होती है, देश की, हमारे देश का विकास भी तो होगा। अगर बिजनेस अच्छा होगा तो बिजनेस अर्निंग्स करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा, कोई नए प्रोडक्ट्स आएंगे, लोग खरीदेंगे बेचेंगे, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है बिजनेस के, पहले ही बताया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कि भाई इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। कोई बिजनेस इसलिए थोड़ा ना करता है कि भाई मुझे लॉस करना है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना होता है। सर्वाइवल इन द मार्केट, भाई मार्केट में जितना सारा कंपटीशन है, इतनी सारी कंपनी है, उनके बीच में सर्वाइव करना कि भाई हम टिके रहें, ये नहीं कि एक साल कंपनी चलाई और फिर बंद पड़ गई, सर्वाइव करते रहना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ और एक्सपेंशन का भी फोकस होता है, कॉस्ट कॉस्ट वो होता है रिडक्शन, ठीक है। सो जो रॉ मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट कम से कम आए और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बन सके। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, भाई कस्टमर को सेटिस्फाई करना, एम्प्लॉय को सही सैलरी देना, गुड्स और सर्विसेज में क्वालिटी आना। सोशल वेलफेयर भी होता है कि भाई हम सोसाइटी के लिए भी कुछ करें, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ही कुछ वो होगी सोशल ऑब्जेक्टिव, और कुछ होगी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो आगे करते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस और प्रोफेशन के बीच में डिफरेंस। देखो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का काम होता है प्रॉफिट को कमाना, ठीक है, कैसे, सेलिंग करना गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है, आप नॉलेज एक्वायर करते हो, आप सीए बन गए, आप सीएफए बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप लॉयर बन गए, ठीक है। यहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, लेकिन बिजनेस में आप प्रोडक्ट बनाते हो और उसको बेचते हो, ठीक है। बिजनेस में कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन प्रोफेशन में भाई आपको सीए बनना है तो सीए की डिग्री भी तो चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए प्रॉपर। प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या होता है, वो बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है भाई, प्रॉफिट कमाना। लेकिन प्रोफेशन का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विस, की भाई दूसरों को मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करूं और मुझे इनकम जनरेट हो, इनकम कुछ पैसा है मेरे पास, ठीक है। बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर होती है, प्रोफेशन में कम कैपिटल रिक्वायर होती है। कल आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है, उसके लिए आपको 50-60 करोड़ रुपए चाहिए। कल अगर आपको सीए करना है तो 1-2 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए, जितने भी आपकी बुक्स आएंगी, जो भी खर्चा होगा उसमें हो जाएगा आपका सीए कंप्लीट, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा ही होता है, आपने 50 करोड़ का बिजनेस खड़ा करा और वो डूब गया, 50 करोड़ गए पानी में। प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता भाई, पैसे कम होते हैं, आपने आप पे सीए हुआ हुआ नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ और कर लेंगे भाई। कोड ऑफ कंडक्ट, नो स्ट्रिक्ट कोड, बिजनेस में कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोड नहीं चाहिए, लेकिन प्रोफेशन में चाहिए स्ट्रिक्ट कोड। सीए, डॉक्टर, लॉयर, भाई इनके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि तुम्हें ये सब फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल शॉपकीपर, ट्रेडर, इसमें बिजनेस में, ठीक है। और प्रोफेशन में डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये होता है डिफरेंस बिजनेस और प्रोफेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। देखो इंडस्ट्री का जो काम होता है ना, वो होता है गुड्स को बनाना। पहले मैं पूरी इंडस्ट्री समझाता हूँ, फिर आपको कॉमर्स भी समझ में आ जाएगा। इंडस्ट्री का काम होता है गुड्स को बनाना, सामान को बनाना, टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट, वॉशिंग मशीन, एसी, इन सब को बनाने का काम होता है, ठीक है। का काम कैसा होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या होता है, प्लेस यूटिलिटी, क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, मतलब कि वो जो भी सामान बनाता है उसकी शेप चेंज कर देते हैं, ठीक है। कोई चीनी लेके आए, चीनी से कुछ और यूज़ करके उन्होंने टॉफ़ी बनाई, पहले तो वो चीनी थी लेकिन अब उसको चेंज ही कर दिया, उसकी यूटिलिटी चेंज कर दी, ठीक है। सो इंडस्ट्री में क्या होता है, यूटिलिटी को चेंज करा जाता है, क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। हाई कैपिटल रिक्वायर्ड, भाई आप कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हो, वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट की इतनी बड़ी फैक्ट्री बन रही है भाई, वहाँ सीमेंट बन रहा है, सारा सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। सो कितनी ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये हो गया एग्जाम्पल इंडस्ट्री का। कॉमर्स में क्या होता है, इनका जो मेन काम होता है ना, वो सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह उस सामान को पहुंचाना। फैक्ट्री में सामान बना, उसको उठाया और कंज्यूमर तक पहुंचा दिया। इनका काम बनाने का नहीं होता, बस कॉमर्स में जो काम होता है वो भेजने का होता है। इसमें क्या काम आता है, बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सारे क्या होते हैं, कॉमर्स होते हैं। बैंकिंग जो होती है वो सर्विस होती है, ट्रांसपोर्ट करना, खरीदना और बेचने का इनका काम होता है, इनका बनाने का काम नहीं होता कॉमर्स में, ठीक है। क्रिएट प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, ये जो प्लेस होती है, टाइम यूटिलिटी, सही प्लेस पे और सही टाइम पे पहुंचाने का काम होता है इनका, ठीक है, वो
क्रिएट करते हैं ये। कंपैरेटिवली लेस कैपिटल, मतलब कॉमर्स में ना लेस कैपिटल चाहिए। अब आपको मान लो आपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया, आपने 30-40 लाख का ट्रक ले लिया, ठीक है, और एक सीमेंट फैक्ट्री से वो सामान उठाया और अपने शहर में जो भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो भी सीमेंट की वहाँ पहुँचा दिया, तो आपको 30-40 लाख का ट्रक चाहिए। लेकिन वहीं आपको अगर इंडस्ट्री में एक बड़ी फैक्ट्री लगानी है तो कम से कम 60-70 करोड़ या हो सकता है 100-150 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। सो कॉमर्स में जो कैपिटल होती है वो कम चाहिए होती है। कॉमर्स का एग्जांपल होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, मतलब होलसेलर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं सामान को बस, और जो रिटेलर्स होते हैं ये भी बाय कर लेते हैं, बेच देते हैं, ये बनाते नहीं है, ठीक है। सो कॉमर्स में सामान बनता नहीं है, बस खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन इंडस्ट्री में सामान बनाया जाता है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन इन एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस। सो क्या क्या चाहिए, देखो लाइन ऑफ बिजनेस, आपको एक नया बिजनेस सेटअप करना है, आप एक बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। पहला, आप भाई मैन्युफैक्चरिंग का काम करोगे, आप सर्विस का काम करोगे, आप मतलब सामान को बनाओगे या फिर सामान को बेचोगे इधर से उधर। पहला लाइन ऑफ बिजनेस कि आप क्या काम चूज करोगे। दूसरा मार्केट एनालिसिस, भाई आप बिजनेस बनाने से पहले ये भी तो चेक करोगे कि जो सामान मैं बना रहा हूँ उसकी डिमांड कितनी है, उसके कस्टमर कितने हैं, लोग कितने खरीदने वाले हैं, तभी तो आप जाओगे इस बिजनेस में। ये हो गया दूसरा। तीसरा आपको क्या देखना पड़ेगा, फाइनेंस, भाई पैसा भी तो चाहिए, बिना पैसे के काम कैसे होगा, तो पैसा कहाँ से लेके आओगे, तीसरा हो गया। चौथा लोकेशन, किस जगह पे आप वो फैक्ट्री या अपना बिजनेस सेटअप करोगे, वहाँ का आपको ट्रांसपोर्ट देखना पड़ेगा, लेबर है कि नहीं है, मार्केट एक्सेस, मतलब आस जो जो आप सामान बना रहे हो उसे बेचने के लिए जो मार्केट चाहिए वो आसपास है कि नहीं है, या आपने जो फैक्ट्री है अगर आप रेगिस्तान में लगा दोगे तो कुछ होगा फ़ायदा उसका, कुछ भी नहीं होने वाला, ना आसपास कोई भी नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी सर्विस नहीं मिलने की। सो लोकेशन, चौथा फैक्टर क्या होता है बिजनेस सेटअप करने के लिए, भाई लोकेशन देखनी पड़ती है। पांचवा साइज ऑफ बिजनेस, कि आप छोटे स्केल पे काम करोगे, मीडियम पे, या बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ी बिजनेस सेटअप करोगे, बहुत बड़ा काम करोगे। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई आप सोल प्रोप्राइटरी, आप किराने की दुकान खोलोगे, आप पार्टनरशिप में करोगे, आप अपने दोस्त के साथ मिलकर काम करोगे, या एक बड़ी कंपनी बनाओगे, ठीक है। रॉ मटेरियल भी देखना पड़ता है कि रॉ मटेरियल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, या फिर आप किसी ऐसे बिजनेस में तो नहीं जा रहे जहाँ रॉ मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो बहुत महंगा रॉ मटेरियल है। ये सब लेबर, कि भाई लेबर है कि नहीं है, उस जो आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, जो आप काम करने वाले हो उस काम को करने के लिए स्किल्ड लेबर है कि नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, कि भाई कैसी कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी तो यूज़ नहीं कर रहे आप जिसमें बहुत बड़ी बड़ी और कैपिटल चाहिए कि 5-10 करोड़ की मशीन आ रही है, ऐसा भी नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसी देखनी पड़ेगी, आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जीएसटी, लीगल रूल्स, ये सब देखना पड़ेगा। 11वां रिस्क, कि भाई मार्केट में रिस्क कितना है, फाइनेंशियल रिस्क कितना होगा, मेरा कंपटीशन कौन कौन है, उनसे भी रिस्क है। सोशल फैक्टर, कि भाई आप ऐसा कुछ बिजनेस तो नहीं कर रहे जिससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। सो ये होता है एक नया बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लाइन ऑफ बिजनेस, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंस, लोकेशन, बिजनेस का साइज़ क्या होगा, आप कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करोगे, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता है, इसको अच्छे से कर लेना। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो सारा काम संभालता है, एक किराने की दुकान है, एक लाला जी उस पर बैठे हुए हैं, वो सारा काम संभाल रहे हैं, वो ही सामान लेके आएंगे, वही सामान ऑर्डर करेंगे, वही सारा सामान अरेंज करेंगे, सब कुछ वही करते हैं। सो सारा जो काम होता है वो एक अकेला पर्सन संभालता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते जब भी जो किराने की दुकान होगी वो आप क्या बोलोगे कि भाई उस आदमी की, मुकेश की, या फिर किसी भी पर्सन ए की वो दुकान है, ये नहीं बोलोगे कि वो दुकान अलग है और वो बंदा अलग है, नहीं, वो दुकान उसी की है। तो वन पर्सन, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों एक ही होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, भाई कल को कुछ हुआ, उसकी किराने की दुकान में आग लग गई, तो सारा बोझ किस पे आएगा, उस बंदे पे आएगा जो वो चला रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अकेला पर्सन है जिसने सब कुछ संभाल रखा है, सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसका, सब कुछ उसका, ठीक है। सो लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, अनलिमिटेड लॉस है उसका जितना भी है। इजी टू स्टार्ट होती है, ये होती है सोल प्रोप्राइटी, सारा कंट्रोल सब कुछ उसके पास होता है।
लिमिटेड कैपिटल, बहुत कम कैपिटल चाहिए होती है, एक पर्सन ही इन्वेस्ट कर सकता है ये सब। और जो बिजनेस होता है, अगर वो लाला मर गया, वो दुकान का जो पर्सन था जो चलाता था उस दुकान को, वो मर गया, ठीक है, तो दुकान भी बंद हो जाएगी, ठीक है, ये होता है। या हो सकता है उसका बेटा चला ले बाद में, ये हो सकता है। ये छोटे बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छी होती है, जो छोटा स्टोर होता है। नीचे एग्जांपल लिखे हैं, लोकल ग्रोसरी शॉप, स्मॉल स्टेशनरी, या फिर सिंगल ओनर कोचिंग सेंटर, ये सब। पार्टनरशिप क्या होती है, यहाँ पर दो और उससे ज़्यादा पर्सन आपस में मिलके कंपनी खड़ी करते हैं, ठीक है। जो पार्टनरशिप होती है वो डीड के द्वारा फॉर्म की जाती है, आपने पढ़ा होगा कॉमर्स में, 11th 12th में सारा पढ़ाते हैं ये, कि भाई एक डीड लिखी रहती है कि तेरा प्रॉफिट का हिस्सा इतना होगा, तेरा लॉस का हिस्सा इतना होगा, तेरी लायबिलिटी इतनी होगी। प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो सारा पार्टनर्स के बीच में शेयर्स होता है। अनलिमिटेड शेयरिंग सारी प्रॉफिट और लॉस की पार्टनर्स के बीच में होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, मतलब सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। खुद की जो लायबिलिटी होती है वो जो लिखी होती है कि भाई मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो मेरा 1 लाख का घाटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, वन पार्टनर कैन बाइंड अदर्स, मतलब एक पार्टनर सबको साथ में जोड़ के रख सकता है, ठीक है। मोर कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल चाहिए पार्टनरशिप में। जॉइंट मैनेजमेंट, सारा काम 5 लोग 4 लोग आपस में मिलके करते हैं, सब बैठ के डिसीजन मेकिंग करते हैं आपस में। सोल प्रोप्राइटर में क्या हो रहा था, एक जो लाला था वो अकेला डिसीजन ले रहा था, लेकिन पार्टनरशिप में 4 5 लोग आएंगे, बैठेंगे और साथ में डिसीजन लेंगे, भाई ये करना है, ये करना है, ऐसा। ये जो पार्टनरशिप होती है गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अंदर गवर्न होती है। एग्जाम्पल सीए फर्म, लॉ फर्म, फैमिली रन ट्रेडिंग बिजनेस, ये सारे क्या होते हैं, पार्टनरशिप के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स और ये हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। ये सारी कंपनीज जो होती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं इनको। ये कंपनी अपने शेयर्स भी इशू करती हैं, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कि जैसे कि अंबानी है, अंबानी और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। अंबानी एक अलग पर्सन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अलग पर्सन है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका मालिक अंबानी है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर अंबानी के पास 100% शेयर्स हैं, सारे शेयर्स लेके बैठे हुए हैं, तो अंबानी इस कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, लेकिन वो भी अलग होंगे। मालिक अलग होता है, कंपनी अलग होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो स्टैंप होता है ना, देखो सोल प्रोप्राइटरी में क्या था, जो लाला था कोई भी बिजनेस था उस पर साइन करके दे रहा था, ये मेरा साइन है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अलग से स्टैंप होगा, टाटा मोटर्स का अलग से स्टैंप बनेगा, ठीक है। जहाँ भी स्टैंप लगेगा उस पर लिखा होगा टाटा मोटर्स, वहाँ ये नहीं लिखा होगा कि अंबानी लिखा होगा, उनका नाम नहीं लिखा होगा, वहाँ कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपनी शेयर्स इशू करती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है शेयर्स होल्डर की। आपने रिलायंस में पैसा लगाया, जो रिलायंस का शेयर्स था उसमें पैसा लगाया सपोज, ठीक है, और वो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो कल को बंद हो गई, ठीक है। आपने 1000 रुपये लगाए थे, आपके 1000 डूब गए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी कंपनी का जो भी बोझ था, जितना भी लॉस था, वो सब आपके ऊपर आया, नहीं भाई, जितने आपने शेयर्स खरीदे थे उस हिसाब से आपका लॉस हो गया, ये सब। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है ना, वो स्टॉक मार्केट में आती हैं, अपने शेयर्स इशू करती हैं और पैसा रेज कर सकती हैं, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज करी जाती है। इनका चेयरमैन होता है, ठीक है, एक बड़ा चेयरमैन होता है कि ये उसका कंपनी का चेयरमैन है, उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये सारे के सारे 5 10 लोग मिलके पूरी कंपनी को संभालते हैं, ठीक है। इनके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब कि अगर मान लो टाटा मोटर्स है, उसके 100 शेयर्स हैं, तो अगर मैंने 100 के 100 खरीद लिए तो टाटा मोटर्स के डिसीजन मेकिंग में मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। वहीं 50 शेयर्स किसी और के पास हैं, तो आधी डिसीजन मेकिंग वो करेगा, आधी मैं करूंगा, हम दोनों 50 50% की हिस्सेदारी में रहेंगे शेयर्स की, ठीक है। सो ये होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ये जनरली लार्ज स्केल बिजनेस के लिए होती हैं, ठीक है। बड़े बड़े इनको डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, इनके शेयर्स होते हैं, शेयर्स इशू करते हैं ये कंपनीज और उनसे पैसा रेज करती हैं। और लिमिटेड लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर की, जिसने जितना पैसा लगाया होता है कंपनी में वो उतना ही लॉस बियर करता है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होता। और ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनके खुद के स्टैम्प ये अलग होती हैं, ठीक है। कंपनी में कल को कंपनी में आग लग गई मान लो, ठीक है, तो ये कहेंगे कि रिलायंस कंपनी के उसमें जो सामान रखा था जहाँ पर, वहाँ पर आग लग गई, ऐसा कहेंगे।
ऐसा नहीं कहेंगे कि अंबानी की कंपनी में आग लग गई, कहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक फैक्ट्री थी वहां पर थोड़ी सी आग लग गई, ऐसा। सो ये अलग होती हैं, मालिक अलग होता है, कंपनी अलग होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, ये सब ठीक है। ये एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल भी ले लेना ऐसे समझाने के लिए आपको। आता है वन पर्सन कंपनी, ये जरूर से पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। अ कंपनी विद ओनली वन मेंबर एज अ ओनर इंट्रोड्यूस अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब सोल प्रोप्राइटरी मत समझना इसको, जहाँ पर एक अकेला चला रहा था, ये ना, ये रजिस्टर करवानी पड़ती है कंपनीज एक्ट के अंडर, ठीक है, 2013 के। पूरी कंपनी का मालिक कौन होगा? एक अकेला बंदा होगा, ठीक है। आप हो, आपने वन पर्सन कंपनी खोली, आप अकेले ही मालिक हो। पूरी कंपनी में जो भी काम होगा, डिसीजन मेकिंग होगी, वो सारी कौन करेगा? आप करोगे अकेले, ठीक है। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, आप और आपकी कंपनी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। आप सोल प्रोप्राइटर में क्या हो रहा था, जो किराने की दुकान थी ना और जो लाला था, वो दोनों जो थे वो एक ही थे। अगर किराने की दुकान में कुछ हुआ, वो लाला की जिम्मेदारी है। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी में ऐसा नहीं होता, वो जो बंदा है वो अलग है, कंपनी अलग है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो सारी कौन करेगा? वो अकेला मालिक करेगा, वन पर्सन करेगा, जिसकी वो कंपनी है, जिसने वो रजिस्टर करवाई है अपने नाम पे। लिमिटेड लायबिलिटी होगी उस बंदे की, ठीक है, जितना उसने इन्वेस्टमेंट करा है उतनी उसकी लायबिलिटी होगी। इसमें नॉमिनी रिक्वायर होता है, ठीक है, कि नॉमिनी ज़रूरत होता है साइन करने का। अगर वो पर्सन मर गया या वो काम नहीं कर पाया अच्छे से, तो उसकी जगह कोई और नॉमिनी बनेगा, वो करेगा, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट डिस्पाइट डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर, तो कंपनी जो होती है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी अगर कोई मेंबर मर गया या फिर कोई किसी ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। एक अकेला ओनर होगा, उसके नीचे सारे काम करेंगे, ठीक है। सो ऐसा है। फुल कंट्रोल, सो मैंने बताया जो सारा कंट्रोल होता है वो एक अकेले पर्सन के पास होता है, वो पूरा बिजनेस चलाता है, ठीक है। ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेस्ट रहती है वन पर्सन कंपनी, क्यों? अकेला पर्सन है, पूरी कंपनी चलाएगा, सब सारे डिसीजन मेकिंग सब कुछ वही करेगा, ठीक है। ये सब सो होता है वन कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी, इंपॉर्टेंट है, इसको और अच्छे से कर लेना, पढ़ लेना। बाकी ये सारे पॉइंट्स देख लेना, लिख के आ सकते हो, ये भी आसान है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी, कंपनी हु शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू पब्लिक, मतलब पब्लिक कंपनी वो होती है जिनके शेयर्स इशू करे जा सकते हैं, किसको? पब्लिक को। जैसे कि टाटा मोटर्स है, आप जब स्टॉक मार्केट का आपने समझा होगा, आपको पता होगा स्टॉक मार्केट्स क्या होते हैं, वहाँ पर आप टाटा मोटर्स के शेयर खरीद सकते हो, आप रिलायंस के खरीद सकते हो, ठीक है, आप दूसरी कंपनीज के भी शेयर्स खरीद सकते हो। सो ये क्या होता है, ये पब्लिक कंपनीज होती हैं जो अपने शेयर्स ऑफर कर सकती हैं लोगों को, लोग उनके शेयर्स खरीद सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट पर्सन के द्वारा होल्ड करे जाते हैं, सो ये होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं, प्राइवेट में 2 होते हैं। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स मैक्सिमम मेंबर्स लिमिटेड हैं, ठीक है। शेयर्स जो होते हैं पब्लिक कंपनी में फ्रीली शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब कि मैं अपने शेयर्स किसी और को बेच सकता हूँ, वो किसी और को बेच सकता है, ऐसा। लेकिन प्राइवेट कंपनी में नहीं होता, जिसके पास वो शेयर्स हैं वो उसी के पास रहते हैं, रिस्ट्रिक्ट होता है, वो मतलब नहीं बेच सकते आप ऐसे। पब्लिक इनविटेशन, सो पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक को इनवाइट करा जाता है कि भाई आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो और हमें पैसा दो। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में? 3 होते हैं, और प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं। आपने देखा होगा लिमिटेड लिखा रहता है कंपनी के आगे, टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो ये पब्लिक कंपनीज होती हैं, और जो होती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उनके आगे प्राइवेट भी आ जाता है कि प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। डिस्क्लोजर, पब्लिक कंपनी में ज़्यादा डिस्क्लोजर्स चाहिए होते हैं, प्राइवेट में कम, क्यों? क्योंकि आप जो अपने शेयर्स हैं ना वो पब्लिक को दे रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी को, लेकिन प्राइवेट में नहीं। आप प्राइवेटली काम कर रहे हो सारा, तो इतने डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस, इसको और अच्छे से पढ़ लेना, वैसे आसान है काफ़ी, यही पॉइंट लिख के आ जाना, हो जाएगा, आपका नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं?
Cooperative is a voluntary association of persons formed to promote the economic and social interests of its members, work on the principle of self-help and mutual help. मेन एम इज सर्विस नॉट प्रॉफिट। एग्जाम्पल जैसे कि अमूल, उसमें क्या है, जो किसान थे वो सब आपस में आए, उन्होंने एक संगठन बनाई और उन्होंने कोऑपरेटिव बनाए कि भाई हम अमूल नाम से एक कोऑपरेटिव खोलेंगे। वहाँ पर क्या होगा, सारे फार्मर्स अपना जो अपना मिल्क वो होगा, प्रोड्यूस होगा उनके यहाँ, वो सारा यहाँ लेके आएंगे और हम दूध दही ये सब बना के बेचेंगे लोगों को। सो ये होती है अमूल। अमूल में क्या होता है, वो सब सब लोग ना एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। सब लोग किसी बड़ी कंपनी को सामान ना बेच के सस्ते में, वो क्या कर रहे हैं, वो खुद ही उन्होंने एक कोऑपरेटिव बना ली है। सो वो उसी को सामान बेच देते हैं, जिससे कि उनको पैसा भी ठीक ठाक मिल जाता है। सो कोऑपरेटिव जो होती है ना, उनका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस का होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, और एक दूसरे की हेल्प के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए भी होता है कि भाई हमारी मदद भी हो जाएगी। अब किसान लोग हैं, उन्होंने 5-10 लोग ने मिलकर कोऑपरेटिव बनाई। सो वो अपना जो भी उनकी फसल होगी, जो भी कुछ होगा, वो उस कोऑपरेटिव को बेच देंगे। ठीक है। अगर वो कहीं बाहर बेचने जाएंगे ना, तो हो सकता है वो लोग उससे सस्ते में खरीदना चाहें किसान से। लेकिन कोऑपरेटिव में क्या होता है भाई, उनका प्रिंसिपल ही ये होता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप अपना सामान लेके आओ, हम आपसे कम में खरीदेंगे। सो कोऑपरेटिव मिलके एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, जो बनाई जाती है लोगों से मिलके। ठीक है। आप इसमें लिख के आ सकते हो, उनका मेन एम सर्विस का होता है, प्रॉफिट का नहीं होता, और ये सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल हेल्प के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। एग्जाम्पल अमूल लिखे आना, ईजी है सबसे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वॉलंटरी मेंबरशिप, एनीवन कैन जॉइन और लीव, कोई भी आ सकता है, कोई भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से बाहर जा सकता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, वन मेंबर वन वोट, मतलब कि सब मिलके वन मेंबर वन वोट होता है, कुछ भी डिसीजन मेकिंग होती है ना, सब आपस में मिलके करते हैं। सर्विस मोटिव होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं सोसाइटी के, और कंपनी अलग होती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है सबकी। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन कंटिन्यूज डिस्पाइट डेथ ऑफ मेंबर्स, अगर मेंबर्स मर भी गए, उनकी डेथ भी हो गई, फिर भी ये चलती रहेगी हमेशा। ठीक है। ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब एडवांटेज कह लो आप इसको। इजी टू फॉर्म होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, मतलब कि ये सबको इक्वल वोटिंग राइट देती है कि भाई आप सब हमारी कंपनी का हिस्सा हो, आप सब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये इसके मेरिट्स होते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंसी होती है, मतलब गवर्नमेंट भी इनको लोन टैक्स बेनिफिट ये सब प्रोवाइड करती है। ठीक है। एलिमिनेट मिडलमैन, ये जो बिचौलिया होता है ना, उसको हटा देती हैं कि भाई कोई अगर बीच में मिडलमैन आएगा ना, तो वो क्या करेगा, वो सामान सस्ते में खरीद के ज़्यादा महंगे में बेचने की कोशिश करेगा। सो ये डायरेक्टली क्या करती हैं, डायरेक्टली सामान खरीदती हैं और सीधा कंज्यूमर्स को बेच देती हैं। तो लो प्राइस होने की वजह से कंज्यूमर को लो प्राइस मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डीमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या इनके डिसएडवांटेज होते हैं। पहला, लिमिटेड कैपिटल, जो कैपिटल होती है ना, वो मेंबर्स के ऊपर डिपेंड रहती है कि वो कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, प्रोफेशनल स्किल्स जो होते हैं यहाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि ये मेंबर्स के द्वारा, कोऑपरेटिव्स के द्वारा मैनेज करा जाता है। बड़े बड़े लोग नहीं आ सकते यहाँ को, मतलब प्रोफेशनल स्किल्स की बहुत कमी होती है। मोटिवेशन कम होती है, क्यों, क्योंकि इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बस ये रहता है कि हमने भाई दूध दही बनाई, हम अपने पैसे कमा ले थोड़ा बहुत, तो ये कम से कम पैसे में उसको बेचने की कोशिश बेच देते हैं, ताकि इनका भी पैसा आ जाए और इनका जो सोशल वेलफेयर का मोटिव है वो भी पूरा हो जाए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत धीरे होती है। लिमिटेड स्कोप रहता है, क्यों, क्योंकि ये बड़ी स्केल बिजनेस के लिए सही नहीं रहता। मीनिंग ऑफ प्लांट लोकेशन, प्लांट लोकेशन क्या होती है, देखो, एक ऐसी प्लेस को सेलेक्ट करना जहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री और प्लांट को सेटअप कर सको। प्लांट लोकेशन में आप क्या करते हो, ऐसी जगह को चूज करते हो जहाँ आप अपनी फैक्ट्री लगा सको। इट डिसाइड्स वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज विल बी कैरिड आउट, मतलब ऐसी जगह डिसाइड करना जहाँ पर आप अपना बिजनेस सेटअप करके अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। अ गुड लोकेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट, आप अगर बिजनेस अच्छी जगह पे सेटअप करोगे ना, तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब हम इसको और आगे अच्छे से करते हैं डिटेल में। ठीक है। प्लांट लोकेशन क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। सो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, भाई देखो, अगर आप अपना प्लांट ऐसी जगह पे लगाओगे जहाँ पर आपको सारे रिसोर्सेज सब कुछ आराम से मिल जाएगा,
सो क्या होगा, आपसे इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो आपकी कम हो जाएगी। मतलब कि आपने ऐसी जगह फैक्ट्री लगाई है जहाँ पर आपको, मान लो आपका आइसक्रीम बनाने का बिजनेस है, तो जितने भी रॉ मटेरियल आइसक्रीम के लिए चाहिए होता है वो सारा आपको पास में मिल जाएगा। मिल्क हो गया, शुगर हो गया, सब कुछ जो है वो सारा आसपास में मिल गया। ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। भाई आपने अगर फैक्ट्री ऐसी जगह ऐसे इलाके में लगा दी जहाँ से आपकी जो रॉ मटेरियल है वो 400-500 किलोमीटर दूर है, तो ट्रांसपोर्ट, ट्रक में सामान भर के आएगा, कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। सो जो प्लांट लोकेशन होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन, इससे रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट कम होए। ठीक है। तो प्लांट लोकेशन अगर सही जगह होगी तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, सारा काम आराम से होगा, और इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर प्लांट लोकेशन सही जगह होगी तो इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी मिल जाएगी आपको। ठीक है। बेटर मार्केट एक्सेस हो जाएगा, लो रिस्क, कम से कम रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, रॉ मटेरियल भी मिल गया, मार्केट भी पास में हो गया, लेबर भी मिल गया, सारा काम आराम से हो जाएगा। तो प्लांट लोकेशन को सेलेक्ट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, सही जगह पे होनी चाहिए प्लांट लोकेशन। ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल जाएगा और बिजनेस ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। टाइप्स ऑफ प्लांट लोकेशन क्या हो गया, एक अर्बन लोकेशन जो कि सिटीज़ में, इन सब में होता है, जैसे कि गारमेंट की फैक्ट्री, क्योंकि मार्केट पास में ही होता है। ठीक है। सो एक होता है टाइप्स में अर्बन लोकेशन, एक होता है रूरल, आपने गांव में फैक्ट्री लगा दी। ठीक है। ऐसी फैक्ट्री लगाई जिसमें आप फर्टिलाइजर ये सब बनाते हो, तो वो तो बेस्ट है गांव के लिए। ठीक है। सो एक हो गया रूरल लोकेशन, और एक हो गया सेमी अर्बन लोकेशन, बिटवीन सिटी एंड विलेज, गांव और शहर के बीच में कहीं आपने लगा दिया, ताकि गांव का सामान बना रहे हो वहां भी चला जाए, शहर में भी चला जाए। मार्केट ओरिएंटेड लोकेशन, मतलब आपने ऐसी जगह चूज करी जहां पर मार्केट पास में है, मतलब जो कंज्यूमर्स है ना आपके सामान खरीदने वाले, वो पास में ही रहते हैं, ऐसी जगह चूज कर ली। ठीक है। रॉ मटेरियल ओरिएंटेड, ऐसी जगह चूज करी जहां पर रॉ मटेरियल आपका आराम से मिल सके, जैसे कि शुगर मिल है, तो शुगर मिल कहाँ होगी, ऐसे गांव के इलाके में होगी जहां से शुगर बहुत आता है, मतलब शुगर केन जो होता है वो ज्यादा आता है। या पेपर मिल्स हो गई, ऐसी जगह लगाओगे ना जहां पर आराम से रॉ मटेरियल आ सके। ठीक है। सो रॉ मटेरियल ओरिएंटेड लोकेशन भी होती है। फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्लांट लोकेशन को डिसाइड करने में, कि भाई प्लांट लोकेशन कैसे डिसाइड करी जाएगी। भाई देखो, अगर रॉ मटेरियल पास में अवेलेबल होगा तो सही है, एक ये फैक्टर हो गया। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अच्छा रोड होगा, ये सब होगा, तो ये भी एक फैक्टर है जिसपे प्लांट लोकेशन हम डिसाइड करते हैं। लेबर की अवेलेबिलिटी, भाई जहाँ पर आप फैक्ट्री लगा रहे हो ऐसा तो नहीं कि बाहर से लेबर बुलाने पड़ेंगे, फिर उन्हें बुलाओगे, फैक्ट्री में बिठाओगे, वहाँ वहाँ पर उनका रहने का, खाने का, पीने का, ये सब करना पड़ेगा और खर्चा आएगा। ठीक है। ठीक है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी एक फैक्टर है जो प्लांट लोकेशन डिसाइड करने में अफेक्ट करता है। पावर एंड फ्यूल, भाई जो भी फ्यूल की सप्लाई ये सब चाहिए। मार्केट एक्सेस, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसी जगह तो नहीं लगा रही जहाँ, ऐसी जगह फैक्ट्री तो नहीं लगा रहे आप जहाँ पर बिल्डिंग की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा हाई है, ऐसी सिटी में तो नहीं लगा दी जहाँ पर बिल्डिंग खरीदने में ही सारी कॉस्ट चली गई, आपकी रेंट पे लेने में ही चली गई। ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है वहाँ के इलाके की, क्लाइमेट कैसा है, कि भाई ऐसी जगह तो नहीं लगा रहे जहाँ पर वेदर बहुत ख़राब रहता है, वो दिक्कत हो जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर भी है कि नहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर एक्सपेंस, कि भाई फ्यूचर में अगर ग्रोथ करना चाहो तो उस इलाके में ऐसी इतनी जगह है कि नहीं कि आप प्लांट और बड़ा कर सको। सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट लोकेशन डिसाइड करने में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि प्लांट लोकेशन इन सारे फैक्टर्स पे अफेक्ट होती है। अगर ये सब सही सही तरीके से अवेलेबल है तो सही है फिर प्लांट लोकेशन, वरना बहुत दिक्कत है। नेक्स्ट है एल्फ्रेड वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तो एल्फ्रेड की है और एक सार्जेंट की है। सो इन दोनों को अच्छे से कर लेना, मैं बता देता हूँ। ठीक है। ये ये जो थ्योरी है ये एल्फ्रेड वेबर के द्वारा 1909 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। मेन एम इसका क्या था, मतलब इस जो थ्योरी का मेन पर्पस था ना, कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दो। मतलब कि आप जो सामान बनाने का खर्चा है ना वो कम से कम आना चाहिए। इस थ्योरी का मोटिव ही यही था। ठीक है। इसमें क्या था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर था। भाई आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कम हो जाएगी तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है। आप कोई सामान बना रहे हो, 100 रुपये का प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, उसको लाने में, उसका रॉ मटेरियल लाने में आपको और ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो जो उस प्रोडक्ट का प्राइस है वो हो सकता है 150 रुपये तक पहुंच जाए।
ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगा तो उसका जो प्राइस है वो 100 रुपये ही रह जाएगा, तो प्रोडक्ट सस्ता भी हो जाएगा और लोग आराम से खरीदेंगे भी। तो जो एल्फ्रेड वेबर्स जो थ्योरी है ना, इसका मेन फोकस है कि आपका जो सामान बनाने का खर्चा है ना वो कम से कम आए, और उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो सबसे ज़रूरी फैक्टर है कि वो कम से कम हो। ठीक है, ऐसी जगह पे आपका सामान हो जहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत कम खर्चा है, बहुत ही कम। ठीक है। इंडस्ट्रीज यूजिंग हैवी रॉ मटेरियल, जो इंडस्ट्री ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ करती है ना, वो ऐसी जगह सेटअप होनी चाहिए जो रॉ मटेरियल पास में ही हो। ठीक है। कोई शुगर मिल है, वो गन्ने के शुगर केन के इलाके के पास में ही होनी चाहिए, ताकि कहीं दूर दूर से शुगर केन ना मंगाना पड़े उसको। सो ये होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इस थ्योरी का मतलब ही यही होता है कि कॉस्ट कम से कम आए बनाने की। ठीक है, ओवरऑल ये है। आप इसको और अच्छे से पढ़ लेना। बेस्ट लोकेशन इज वेयर, सबसे बेस्ट लोकेशन क्या होगी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और लेबर जो कॉस्ट है ना वो कम से कम हो, ताकि ओवरऑल जो कॉस्ट है ना प्रोडक्ट बनाने की वो कम से कम आए, सामान को बनाने का खर्चा कम से कम हो, ताकि सामान सस्ता हो सके और लोग आराम से खरीद सकें। ये ये जो एल्फ्रेड वेबर्स की ये थ्योरी थी, ये इसका मेन मोटिव था कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम से कम करना। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है सार्जेंट फ्लोरेंस थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। ये सार्जेंट ने दी थी। इसका जो फोकस था ऑन रीजनल डेवलपमेंट फैक्टर्स, जैसे कि एम्फेसिस ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। पिछला वाला जो था, जो आपका एल्फर्ड था, उसका फोकस क्या था कि बनाने का खर्चा कम से कम आए। ये बंदा ये कह रहा है कि भाई स्किल्ड लेबर का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सामान बना रहे हो और आप ऐसे लोगों से बनवा रहे हो जिनको सामान उस मशीन को उन चीज़ों को इस्तेमाल करना अच्छे से नहीं आता। ऐसा मत करना। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर होना बहुत ज़रूरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी प्लांट की लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो। ठीक है। Importance of capital financial institution, nearness to large market, support industrial growth, good transportation and communication facility भी होनी चाहिए। ठीक है। सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर इन्फ्लुएंस लोकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलप वेयर ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज फेवरेबल। सार्जेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ये सब अच्छा हो, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब सही हो, सोशल ह्यूमन फैक्टर जो होते हैं वो भी प्लांट की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनका जो सार्जेंट का जो मेन फोकस था वो किस पे था कि स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका काम हो पाएगा अच्छे से। और जो एल्फर्ड था उसका मेन फोकस किस पे था कि मिनिमम कॉस्ट, प्रोडक्शन को किसी सामान को बनाने की कॉस्ट कम से कम आए। ठीक है। ये था इन दोनों का, अच्छे से कर लेना इसको भी। नेक्स्ट है प्लांट लेआउट। देखो प्लांट लेआउट क्या होता है। प्लांट लोकेशन तो आपको समझ में आ गया कि जहाँ पर हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। अब क्या होता है प्लांट लेआउट के अंदर, हम ये देखते हैं कि जो अंदर फैक्ट्री लगेगी ना उसके अंदर मशीन कौन कौन सी मशीन कहाँ लगेगी। अब सपोज करो प्लांट लेआउट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ मशीन इक्विपमेंट वर्कर एंड वर्क एरियाज इनसाइड अ फैक्ट्री। ये होता है कि अरेंजमेंट करना मशीन का, इक्विपमेंट का, वर्कर का, वर्क एरियाज का, इन सब का फैक्ट्री के अंदर। इट शोज हाउ वर्क फ्लोज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। प्लांट लेआउट का मकसद क्या होता है कि एक जगह से काम दूसरी जगह कैसे फ्लो हो रहा है। आपने देखा होगा जो कार बनाने की ये सब होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर क्या होता है चैसी अलग बनती है, इंजन अलग बनता है, फिर ये सब आगे आगे जैसे जैसे जाता रहता है वो सब एक जगह अरेंज हो जाता है। ठीक है। ये होता है प्लांट लेआउट। ठीक है। जो वर्क फ्लो होता है इनका, प्लांट लेआउट का जो मकसद होता है ना, अ गुड लेआउट इंश्योर स्मूथ प्रोडक्शन एंड मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है। आपने देखा होगा, मैंने बताया अभी कार की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर बॉडी अलग बन रही है, पेंट अलग हो रहा है, इंजन अलग बन रहा है, हेडलाइट अलग जगह लग रही है, और ये सब काम ना लाइन से होता हुआ आ रहा है और आखिरी में जाके पूरी गाड़ी बन के तैयार है। प्लांट लेआउट ये होता है मशीन का, वर्कर का, इक्विपमेंट का, इन सब का अरेंज करना फैक्ट्री के अंदर, ताकि प्रोडक्शन अच्छे से हो और कॉस्ट कम से कम आए। आपने, अब मान लो एक मशीनरी है, ठीक है, वो मशीनरी को हर 2 महीने के अंदर या हर 1 महीने के अंदर सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। आप उस मशीनरी को सबसे अंदर जाके लगाओगे फैक्ट्री में या बाहर की तरफ ही लगाओगे? बाहर की तरफ लगाओगे ना। अगर अंदर की तरफ लगाओगे तो अंदर से उसको लेके आना पड़ेगा, सामान हटाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मशीनरी बाहर लग जाएगी तो उससे क्या होगा, तुरंत निकाली, सर्विस करी, वापस वहीं रख दी। ये होता है प्लांट लेआउट, इन सब का अरेंजमेंट करना अच्छे से अंदर की तरफ एक फैक्ट्री के अंदर कि कौन सी मशीन कहाँ लगेगी ताकि काम अच्छे से हो सके।
लेआउट की क्या होती है इंपॉर्टेंस, स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क, भाई सारा काम अच्छे से हो, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट आए, खर्चा कम से कम हो। ऐसा तो नहीं है कि वर्कर इधर से उधर घूम रहा है कि भाई पहले इस मशीन पे काम कर रहा है फिर दूसरी पे जा रहा है बहुत दूर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो जिस मशीनरी पे वो काम कर रहा है, जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो आसपास ही होनी चाहिए। बेटर यूज ऑफ स्पेस, कि भाई ऐसा नहीं है कि ये जगह खाली पड़ी है आधी, हर जगह अच्छे से अरेंजमेंट होना चाहिए। इससे इंपॉर्टेंस क्या होती है प्लांट लेआउट की, ये एफिशिएंसी बढ़ाता है, रिड्यूस एक्सीडेंट। ऐसी जगह तो ऐसी ऐसी मशीनरी अच्छे से ऐसे एरियाज में लगाना जहाँ पर रिस्क कम से कम हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक मशीनरी बहुत ज़्यादा खतरनाक है जहाँ पर एक्सीडेंट के होने के ज़्यादा चांसेस है और वो सबसे शुरू में लगा रखी है ताकि वर्कर एंटर करते ही खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। इजी सुपरविजन, ताकि अच्छे से मॉनिटर करा जा सके, कंट्रोल करा जा सके, ये होता है इंपॉर्टेंस। फ्लेक्सिबिलिटी, की भाई बाद में अगर एक्सपेंशन या चेंज करना हो तो प्लांट लेआउट ऐसा होना चाहिए कि भाई बाद में कुछ चेंजेस करने हो तो आराम से हो जाए। ऐसा नहीं है कि चेंज ही ना कर पाए, मशीन इतनी बड़ी बड़ी ऐसी जगह लगा दी जहाँ से चेंज करना ही बहुत मुश्किल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। एक होता है प्रोसेस लेआउट, जो मशीनरी सेम काम कर रही है उन सबको आसपास लगा देते हैं। ठीक है, आसपास जैसे कि वर्कशॉप्स होते हैं इन सबको आसपास लगा देते हैं। एक होता है प्रोडक्ट लेआउट, मशीन आर अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि जैसे कि आपने देखा ऑटोमोबाइल जैसे कार का होता है ना, कि पहले चैसी बन रही है, फिर उसकी सीट बन रही है, फिर आगे आके सीट लग रही है, फिर आगे आके उसका इंजन लगा रहे हैं, फिर पहिए लगा रहे हैं, फिर स्टीयरिंग लगा रहे हैं, ये सब लगा रहे हैं। सो प्रोडक्ट लेआउट, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी मशीनरी का लगाना ही होता है टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। एक होता है फिक्स्ड पोजीशन, मतलब कि जैसे कि आपने देखो एक शिप है, शिप बिल्डिंग होती है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। फिक्स पोजीशन लेआउट, ऐसा लेआउट जहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है ना वो एक जगह रखा रहता है। अब कोई शिप बना रहा है तो ये थोड़ा ना कि शिप एक मशीन में भी जाएगी फिर उसको शिप को उठा के दूसरी मशीन पे ले, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। शिप एक ही जगह खड़ी रहती है, लोग आके उस पर काम करते हैं, तो ये कैसा लेआउट होता है, ये फिक्स पोजीशन लेआउट होता है कि शिप एक ही जगह खड़ी है, उसको आके लोग बनाने में लगे पड़े हैं, ये होता है फिक्स पोजीशन। कॉम्बिनेशन लेआउट क्या होता है, भाई तीन चार लेआउट्स को एक साथ यूज कर लेना, ये होता है कॉम्बिनेशन लेआउट। क्या क्या फैक्टर होते हैं जो प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं, भाई नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा है, अगर आपकी शिप है तो फिक्स्ड पोजीशन लेआउट होगा, अगर आपका कोई छोटा प्रोडक्ट है तो उसका लेआउट अलग होगा। सो नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की, भाई आप एक बारी में कितने ज़्यादा सामान बना रहे हो, ये होता है। टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस की, जब कैसा प्रोसेस है कि भाई पहले क्या सामान लगता है, क्या सामान लगता है, ये सारे फैक्टर्स जो होता है ना ये प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं कि प्लांट लेआउट अंदर से कैसा होगा। ठीक है, नेचर जैसा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से करा जाएगा, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके हिसाब से करा जाएगा, मशीनरी इक्विपमेंट कैसे हैं उसके हिसाब से करा जाएगा, लेबर की सेफ्टी के हिसाब से। ऐसा तो नहीं है कि कोई मशीनरी बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो लेबर के पास में लगा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्यूचर एक्सपेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई फ्यूचर में और ज़्यादा फैक्ट्री को बड़ा करना है, उसके हिसाब से प्लांट लेआउट पहले से ही सेट करके रखते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। सो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कोई डाउट हो तो। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो सिंपल है। बिजनेस कॉम्बिनेशन मीन्स द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर बिजनेस, मतलब दो या दो से ज़्यादा बिजनेस को आपस में जोड़ देना। इनका ये करते क्यों है भाई, एक तो कंट्रोल कंपटीशन, मान लो आपके साथ तीन चार कंपनी और सेम प्रोडक्ट बना रही हैं तो आपने क्या सोचा कि भाई इन तीन चारों को ना आपस में मिला लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा भाई। अब वो अपना प्रोडक्ट मतलब अलग नहीं बेचेंगे, आपके साथ मिलके बेचेंगे। सो ये होता है कॉम्बिनेशन करना। ठीक है, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। पहले एक सारी फैक्ट्री अलग अलग काम कर रहे थे सारे बिजनेस, अब सब आपस में मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, वन या दो से ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स को आपस में जोड़ देना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स, दो और दो से ज़्यादा कंपनी को आपस में जोड़ देना, ये होता है। क्यों करा जाता है भाई, कंपटीशन खत्म करने के लिए। ठीक है, पहले ए और बी दोनों अपना सामान अलग अलग बेच रहे थे। ठीक है, ए कमा रहा था 50 रुपये, बी कमा रहा था 40 रुपये। अब दोनों आपस में मिल गए, अब दोनों मिलके कितने रुपए कमाएंगे, दोनों मिलके एक कंपनी बना ली, अब कितने कमाएंगे, 90 रुपए। एक कंपनी अब 90 रुपए कमाएगी, पहले एक 50 कमा रहा था एक 40 कमा रहा था। बिजनेस कॉम्बिनेशन जो होता है वो टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, हमेशा के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट फर्म कोऑपरेट अंडर एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट के अंदर आके बनाते हैं। फोकस ऑन कॉमन बिजनेस इंटरेस्ट कैन बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये इसके टाइप्स होते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा।
इम्प्रूव्स मार्केट पावर, हेल्प्स एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल, मतलब मार्केट में आपका डोमिनेंसी क्रिएट करती है। आपने देखा है बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, ये रिलायंस, टाटा, ये सब, ये छोटी छोटी कंपनीज को जल्दी एक्वायर कर लेती है। क्यों भाई? कंपटीशन खत्म हो जाए, इनका ही सामान बिके मार्केट में बस। ठीक है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वही कंपटीशन को खत्म करना, प्राइस में स्टेबिलिटी आ पाए, प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। भाई पहले पहले एक फैक्ट्री में 50 कार बन रही थी, अब आपने 2-3 फैक्ट्री और खरीद ली जो आपके कॉम्पिटिटर्स थे, अब एक ही बारे में 150-200 कार बनेंगी आराम से। ये होता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अच्छे से वो होगा। कंट्रोल ओवर मार्केट, मार्केट पे कंट्रोल जमा पाओगे आप। पहले 4-5 लोग मिलके वो अपना अपना प्राइस डिसाइड कर रहे थे, लेकिन अब आप अकेले हो मार्केट में, आप अकेले डिसाइड करोगे, मार्केट पे कंट्रोल आ जाएगा। रिडक्शन ऑफ रिस्क, भाई पहले ही आपने कंपटीशन खत्म कर दिया तो रिस्क भी खत्म हो गया, ग्रोथ और एक्सपेंशन भी हो जाता है। ये होता है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स करे जाते हैं, इन सब का पर्पस होता है, ये सब पर्पस होते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन करने के। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ाना, स्टेबिलिटी, प्राइस में स्टेबिलिटी लाना, इकोनॉमिक ऑफ स्केल को बढ़ाना, मार्केट पे कब्जा करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कैसा होता है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, फर्म प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट कंबाइन, मतलब दो सीमेंट बनाने की कंपनी है, ठीक है, एक ए है एक बी है, दोनों ने आपस में जोड़ लिया, दोनों एक ही प्रोडक्ट तो बना रही हैं, अब एक साथ मिलके बना लेंगी। वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? फर्म एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि एक कंपनी है वो कॉटन लेके आती है, वो एक कंपनी कॉटन मिल की है, दूसरी है गारमेंट की, तो जो कॉटन मिल वाली कंपनी है उसने गारमेंट वाली को आपस में जुड़ गई। ठीक है, एक कंपनी के पास तो कॉटन मिल जाएगा, वो सारा कॉटन उठा के गारमेंट में चला जाएगा, वहाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है। अब जैसे कि चीनी का है, एक तो है शुगर मिल, एक है कुछ मतलब सेम प्रोडक्ट बनाती है, कुछ चीनी से रिलेटेड वो बनाती है प्रोडक्ट। तो जो कंपनी टॉफी बनाती है वो कैसी कंपनी खरीदेगी? जो शुगर मिल होगी, ताकि चीनी उसके पास वहां से मिल जाए। लेटरल कॉम्बिनेशन, फर्म प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट, प्रोड्यूस डिफरेंट बट रिलेटेड प्रोडक्ट कंबाइंस, मतलब कि जैसे कि सोप और जो है डिटर्जेंट है, ये सब। ठीक है, लेटरल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? एक कंपनी तो बना रही है सोप, ठीक है, एक बना रही है साबुन, दूसरी बना रही है डिटर्जेंट, कपड़े धोने की साबुन। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे, प्रोडक्ट अलग अलग है पर एक ही कैटेगरी में आ जाता है ना। सर्कुलर कॉम्बिनेशन, फर्म यूजिंग सेम रॉ मटेरियल, मतलब कि जैसे कि मान लो प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक की गाड़ी बन रही है, प्लास्टिक के जो टॉयज होते हैं ना वो बन रहे हैं, और दूसरे प्रोडक्ट बन रहे हैं प्लास्टिक से रिलेटेड। ठीक है, प्लास्टिक के मग्गे बन रहे हैं, ठीक है, ग्लास बन रहे हैं, ये सब बन रहे हैं। तो जो कंपनीज होती हैं जो वो प्लास्टिक यूज़ कर रही है, जो सेम रॉ मटेरियल यूज़ करती है, उनको आपस में कंबाइन कर, जैसे कि पेपर और कार्डबोर्ड। पेपर में भी यूज़ होता है उसका, पेड़ का, इन सब की वो होती है यूज़, और कार्डबोर्ड में भी, कार्डबोर्ड में पेपर का, इन सब का यूज़ हो जाता है। सो सेम रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं उन कंपनीज को मिला देते हैं, उनको सर्कुलर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। काइंड्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? एक तो ट्रस्ट होता है, कार्टल होता है, होल्डिंग कंपनी होती है, एक मर्जर होता है, एक अमेलगमेशन होता है। इनको पढ़ लेना अच्छे से, ईजी है, सारी आपको समझ में आ रहा होगा पढ़ने से ही। ठीक है, सो इनको देख लेना, आगे कराते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मीन्स द सिस्टमैटिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड बिजनेस मेथड। आपका बिजनेस है, ठीक है, आपकी फैक्ट्री है, उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज करना साइंटिफिक तरीके से, जैसे कि ताकि बेटर यूज़ हो सके रिसोर्सेज का, मैन का, मशीनरी का, मटेरियल का। आपकी फैक्ट्री में पहले पुरानी मशीन्स लगी हुई थी, आपकी फैक्ट्री में लोग जो हैं वो उनके पास लेटेस्ट स्किल नहीं थी टेक्नोलॉजी की। आपने क्या करा? रैशनलाइजेशन करा। आपने कहा अब तो मैं सारी मशीनरी चेंज करूँगा, सारे लोग चेंज करूँगा, रॉ मटेरियल चेंज करूँगा, इन सब को रैशनलाइज, मतलब कि अपने फैक्ट्री के अंदर दोबारा से उसको रीऑर्गेनाइजेशन करना, रीऑर्गेनाइज करना, ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके और कॉस्ट कम से कम हो सके। कोई पुरानी फैक्ट्री, कोई पुरानी मिल है, उसमें नई मशीनरी ला दिया आपने, नए लोग ला दिए, सो ये क्या हो गया? रैशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, दोबारा से फैक्ट्री को रैशनलाइज कर दें, जैसे कि आपका घर है, पुराना सामान बाहर निकाल दिया, नया सामान लिया, ये आपने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, ये होता है रैशनलाइजेशन का मीनिंग। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इसमें साइंटिफिक अप्रोच यूज करी जाती है, साइंटिफिक मेथड, मशीनरी, इन सब का यूज करा जाता है दोबारा से फैक्ट्री को रीऑर्गेनाइज करने के लिए।
इसका और क्या होता है, ऑप्टिमम यूज हो सके रिसोर्सेज का। इनमें जो रैशनलाइजेशन में मेन फोकस होता है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीनरी का होता है कि भाई नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, नई मशीनरी लेके आओ। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होता है प्रोडक्ट्स का, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी, फोकस ऑन कॉस्ट, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशन। सो इनका जो फोकस होता है वो खर्चा, कॉस्ट जो है, कॉस्ट कम से कम हो सके, कॉस्ट रिड्यूस हो सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एलिमिनेट वेस्ट ऑफ मटेरियल एंड टाइम। सो ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भाई जो प्रोडक्शन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके, खर्चा कम से कम हो, क्वालिटी बढ़े। ठीक है, पहले तो पुरानी फैक्ट्री थी उसमें जो काम था वो अच्छे से नहीं हो रहा था, एफिशिएंसी अच्छे से नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा था डीजल का, पेट्रोल का, जो भी वो मशीनरी यूज़ कर रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो पुरानी मशीनरी थी, ज़्यादा ज़्यादा पेट्रोल, ज़्यादा डीजल यूज़ कर रही थी वो काम करने में। लेकिन अब नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई जो इलेक्ट्रिसिटी से भी चल जाती है। सो इनका काम क्या होता है, रैशनलाइज लोग करते क्यों हैं भाई, अपनी फैक्ट्री को रीऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके, खर्चा कम से कम हो सके, वेस्टेज ऑफ मटेरियल और टाइम कम हो, improve quality of goods, stabilize employment, increase profit, promote industrial growth। इन सब के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रैशनलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया कि भाई रीऑर्गेनाइज करना अपनी कंपनी को, एफिशिएंसी बढ़ सके। ठीक है, सो जो अब नेशनलाइजेशन क्या होता है, इसमें जो प्राइवेट एंटरप्राइज होती है ना, वो ट्रांसफर कर दी जाती है गवर्नमेंट को। मतलब जो पहले एक प्राइवेट बंदा चला रहा था, अब गवर्नमेंट को उसने ट्रांसफर कर दी, अब गवर्नमेंट उस कंपनी को चलाएगी, ये होता है। ओनरशिप क्या होती है, रैशनलाइजेशन में जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट के पास रहती है, लेकिन नेशनलाइजेशन में गवर्नमेंट ओन करने लग जाती है उसको। ठीक है, रैशनलाइजेशन का मेन एम क्या होता है, एफिशिएंसी को बढ़ाना और खर्चे को कम से कम रखना। ठीक है, इसलिए तो हम अपनी कंपनी को रीऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन नेशनलाइजेशन में क्या होता है, ये पब्लिक वेलफेयर और सोशल कंट्रोल के लिए काम करा जाता है। पहले नेशनलाइजेशन में क्या होता था, जो प्राइवेट कंपनी थी वो ट्रांसफर कर दी गवर्नमेंट को, अब उसको गवर्नमेंट चला रही है, और गवर्नमेंट तो पब्लिक वेलफेयर और सोशल के लिए काम करती है। ठीक है, कंट्रोल कौन करता है, रैशनलाइजेशन में मैनेजमेंट रिमेन्स विद ओनर्स, मैनेजमेंट जो होती है वो ओनर के पास रहती है। लेकिन नेशनलाइजेशन में मैनेजमेंट मैनेज बाय स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास, इनके पास ट्रांसफर कर दी जाती है, ये सब कंट्रोल करते हैं अब कंपनी को। प्रॉफिट, रैशनलाइजेशन में क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, लेकिन नेशनलाइजेशन में सर्विस मोटिव होता है, सोशल वेलफेयर का काम होता है। स्कोप क्या होता है, लिमिटेड टू मेथड्स एंड प्रोसेस। नेशनलाइजेशन में क्या होता है, कंप्लीटली टेक ओवर ऑफ बिजनेस। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन, रिड्यूस अनहेल्दी कंपटीशन। रैशनलाइजेशन का जो मकसद होता है वो कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन को ख़त्म कर देना। क्यों, आपने रीऑर्गेनाइज कर दी, नई मशीनरी लिया है, ये सब लिया है, तो आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो गया। क्यों, क्योंकि अब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इन सब से काम कर रहे हो। नेशनलाइजेशन में क्या होता है, एलिमिनेट प्राइवेट कंपटीशन, मतलब कि अब वो जो कंपनी है अब वो गवर्नमेंट ओन्ड बन चुकी है, तो प्राइवेट जो कंपटीशन था उनसे तो खत्म ही हो गया। ठीक है, ये सब। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी इन फैक्ट्रीज। एग्जांपल, नेशनलाइजेशन में जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था ना इंडिया में, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, ये होता है नेशनलाइजेशन और रैशनलाइजेशन में डिफरेंस। इसको अच्छे से कर लेना। रैशनलाइजेशन मैंने बता दिया, नेशनलाइजेशन में क्या होता है, प्राइवेट एंटरप्राइज होती है, गवर्नमेंट के पास होती है, गवर्नमेंट उसको ओन करती है, सारा काम गवर्नमेंट संभालती है, मैनेज गवर्नमेंट करती है, ये सब। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। और हाँ, जो भी अगले आपके सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट कर देना जल्दी से। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय।